क्यों हमने वोट दिया था, लोग पूछ रहे हैं। ट्रंप को इसलिए दिया था कि शायद उनसे पहले की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो बाइडन की, वो उनसे तंग थे कि ये जो ह्यूमन कैटास्ट्रोफी गाज़ा में हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने उसको डबल डाउन कर दिया है। सो दोनों एंगल्स, ह्यूमन एंगल भी और इकोनॉमी का भी, दोनों डिस्टर्ब्ड हैं। बात करते हैं, अली सरवर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नकवी फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स ट्रंप के अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती जब यू आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, बिकॉज सब कुछ जो सेंटर पॉइंट है, जो वैंटेज पॉइंट है, वो इस वक्त यूएस ही बना हुआ है। जो लेटेस्ट यमन पे अटैक्स स्टार्ट किए हैं यूएस ने, उसके बाद जिस तरीके से पैलेस्टीनियन को वहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं कि उनको निकालें, कहीं और भेज दें और कंप्लीट कब्ज़ा कर लें गाज़ा पे। अभी हमास के ख़िलाफ़ पैलेस्टीनियंस खुद निकल आए हैं बिकॉज दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, बट इट हैज़ अ वेरी क्लियर डायरेक्शन इन माई माइंड कि इवेंचुअली गाज़ा पे, वेस्ट बैंक पे कंप्लीट ऑक्यूपेशन होने जा रही है इजराइल की, एंड यूएस इज़ कम्प्लीटली बैकिंग इट, पार्ट ऑफ इट। डू यू एग्री टू इट? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप का जो पूरा रवैया है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है, और ट्रंप इजराइल की बैकिंग बाइडन से भी ज़्यादा मजबूती से कर रहा है। तो ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उस पर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बातें बताऊं। प्लीज़ गो अहेड। कि ट्रंप के 4 या 5 उसूल हैं। ये he has based his foreign policy on 4 or 5 principles. एक ये है, नंबर 1, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से अजीम बनाओ। दूसरा है कि ताकतवर की हिमायत करो और कमजोर को बिल्कुल इग्नोर करो। उस हालत, उस वजह से आप फलस्तीन का मामला देख रही हैं, यूक्रेन में रूस की हिमायत करता है, यूक्रेन की नहीं करता है। तीसरे ये है कि ग्रैब टेरिटरी, जमीन जहां भी मिले वो आप कब्जा करें। इसीलिए वो कनाडा और ग्रीनलैंड और सबको उसने हिला रखा है कि वो उनकी जमीनें मांग रहा है। चौथी बात ये है कि वो अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अब उसकी अपनी जो बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम करना चाहता है और बाहर से इनकम को बढ़ाना चाहता है। और पांचवी जो है वो ये है कि लोगों को, जितने लोगों को निकाल सकते हो उनको निकालो और अब लोगों को आने ना दो। तो दिस इज डिपोर्टेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसी, राइट। सो आई थिंक ट्रम्प इज बैड न्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ही इज इवन बैड न्यूज, वो अमेरिका के लिए भी बैड न्यूज है, क्योंकि अमेरिका की ये सब अगर पॉलिसीज रही तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बहुत सेटबैक होगा। उसको लोग उससे नाला हो जाएंगे और उसके बातों को ना सुने, फिर नहीं सुनेंगे, फिर उसके मकासद को वो की हेल्प नहीं करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता नज़र से एक आलमी ताकत के हैसियत से अमेरिका को बहुत मुश्किलात आएंगी। आइसोलेशनिस्ट अप्रोच नज़र आ रही है, बिल्कुल अपने जिस तरह आपने कहा कि ताकतवर के साथ खड़े हों, वो तो एक और डायरेक्शन में बात चली जाएगी, बट अपने हलीफों को, अपने एलाइज को जिस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द वे ही इज़ ट्रीटिंग यूरोपियंस, और अब यूरोप में ये क्राइसिस खड़ा हो गया कि हमने अपना डिफेंस कैसे करना है। और मतलब मेरा ख्याल है इन यूएस हिस्ट्री दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि यूरोप को छोड़ के वो ब्रिटेन को अपना फ्रेंड समझ रहे हैं, एलाय समझ रहे हैं। इतना बड़ा शिफ्ट क्या सस्टेनेबल है इन द लॉन्ग टर्म? बिकॉज बेशक उनके पास 4 years हैं, सिर्फ एक टर्म है, लेकिन उन्होंने 100 days आज उनके पूरे हो रहे हैं। अगर उन्होंने सिर्फ 100 days में इतना दुनिया को हिला के रख दिया है, ऑलरेडी ग्लोबल रिसेशन हैज़ स्टार्टेड, तो क्या ये सस्टेन कर पाएगी दुनिया फॉर 4 years?
नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और जाहिर है आपने जैसा कहा दुनिया के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है, यानी दुनिया की जो मईशत है, वो मुतासिर होगी और बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी, जिसमें कि तिजारत में रुकावट आएगी, प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स, टैरिफ वॉल्स खड़ी हो जाएंगी, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं जा सकेगा। तेल और गैस की जो ट्रांसपोर्ट है वो मुतासिर होगी। तो मतलब अमेरिका जो भी चाहे कर ले, लेकिन इसकी वजह से दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी, और उसकी वजह से अमेरिका खुद भी मईशत भी और होगी। वैसे भी सारे इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट कहते हैं कि आप जब टैरिफ्स लगाते हैं तो जो एंड पे आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बंदा नज़र आता है वो कंज्यूमर होता है। तो अमेरिकन कंज्यूमर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मार्केट। तो इवेंचुअली तो जिस तरह आप कह रहे हैं, ये अमेरिकन के लिए ख़ुद भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक और चीज़ जो हम डिपोर्टेशंस को देख रहे हैं, एंड द वे हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्रैकिंग डाउन ऑन स्टूडेंट्स और एंटीसेमिटिज़म को सपोर्ट करने के ऊपर कोलंबिया को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, पहले उनकी विड्रॉ कर ली 400 मिलियन की फंडिंग और कहा कि इफ़ यू विल डू बेटर ऑन कंट्रोलिंग एंटीसेमिटिज़म तो हम ये रिलीज़ कर देंगे। फिर बड़े टारगेटेड तरीके से वहाँ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है जिनको वो प्रो हमास समझते हैं, प्रो टेररिस्ट समझते हैं, हालांकि वो सिर्फ प्रो पैलेस्टीनियन हैं। इस सब में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ स्टैंड करता है? बिकॉज अपेरेंटली अभी तो वो फेडरल जजेस की बात भी नहीं सुन रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बहरान आने लगा है, आएगा कि अमेरिका की जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में तजाद आएगा। अभी ये जो स्कैंडल हुआ है यमन के सिग्नल लीक डॉक्यूमेंट, लीक में जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, किसी जर्नलिस्ट को भी वो चले गए, तो वो इससे जो है ना, वो इनकी जो सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो रही है, और उसको ट्रम्प मानने को नहीं तैयार कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ट्रम्प का सारा जो अप्रोच है वो अमेरिका के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। डिपोर्टेशन वगैरह जो स्टूडेंट्स के खिलाफ कर रहा है वो इसराइल की हिमायत की वजह से, और इसराइल चाहता है कि कोई उसका तनकीद उसकी ना, कोई उसका क्रिटिक ना हो। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी आपने बात की, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच, फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसको सबको सपोर्ट करता है, बल्कि उसका अलमबरदार है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंश्राइन्स दीज वैल्यूज, वो सब खत्म, और वो सबको उसको रद्द कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका मसला ये है कि या तो ये कामयाब होते हैं, अगर कामयाब होते हैं तो इंस्टीट्यूशन सारी सफर करेंगी, वो सब बर्बाद हो जाएंगी, और या ये कामयाब नहीं होंगे और इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करेंगी। तो अभी ये देखना है कि जुडिशरी इनके एक्शंस को किस हद तक सपोर्ट करती है।